लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने घटना वाले दिन का रिक्रिएशन किया। यह खबर पहले ही आई थी कि एसआईटी लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा समेत दूसरे आरोपियों को वहां ले जा सकती है और उसने वही किया। वो आशीष मिश्रा और अंकित दास समेत चारों आरोपियों को लेकर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में पहुंची और वहां हूबहू वैसा ही माहौल बनाया जैसा उस दिन रहा होगा जब 4 किसानों की एक गाड़ी से कुचलने से मौत हो गई थी। लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने बीच सड़क पर पुतले रखे और सड़क किनारे कुछ लोग काले झंडे लेकर ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे हादसे वाले दिन खड़े रहे होंगे। जिसके बाद हुआ वो जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी। 3 गाड़ियां तेजी से पुतलों की तरफ बढ़ीं और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गईं। यही नहीं, एसआईटी ने इसके बाद के घटनाक्रम को भी रिक्रिएट किया और तीनों गाड़ियां आगे बढ़ीं और पहले नंबर की गाड़ी उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां से उस दिन आशीष मिश्रा की थार पलटी थी। मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, एक पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी। जिस समय पुलिस 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के पीछे का सच तलाशने में जुटी थी, उस समय पुलिस की गाड़ी में आशीष मिश्रा, अंकित दास और दूसरे आरोपी मौजूद रहे, जिन्हें एसआईटी अपने साथ ही ले गई और उनके बयान के हिसाब से ही रिक्रिएशन किया। सौभाग्य की बात है कि लखीमपुर खीरी की घटना के तीसरे दिन भी पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, लेकिन तब चश्मदीदों के बताए ब्यौरे को दोहराया गया था। जबकि इस बार आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ये पता लगाने पहुंची कि 3 अक्टूबर को गाड़ियों ने किसानों की भीड़ को कैसे कुचला था, जिसमें 3 आरोपियों अंकित दास, उसके सुरक्षाकर्मी लतीफ और ड्राइवर शेखर ने कबूल किया कि वो गाड़ियों के उस काफिले में मौजूद थे। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन पर छिड़ी सियासी लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा ही आदेश दिया था, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल का ये कदम नाकाफी लगा और वो भी इस जंग में कूद पड़ी। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया, लेकिन वो रुके नहीं, उल्टा बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। दिल्ली कांग्रेस आज सीएम के घर का घेराव करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं। आज धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड गिरा भी दिया। कांग्रेस के लोगों ने ये प्रदर्शन छठ पूजा के आयोजन के लिए किया और इसलिए उन्होंने पोस्टर के अलावा पूजा का सामान जैसे कि गन्ने और फलों की टोकरी लेकर प्रदर्शन किया। खुद अनिल चौधरी टोकरी सर पर रखकर आए और बाद में उनके हाथ में दिखा गन्ना। छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी, उसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया माना। दिल्ली का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको फैसला लेना था, आपको आदेश देना था, और यदि आप आदेश नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़िए। केजरीवाल सरकार ने एलजी को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा के मामले में गेंद उनके पाले में डाल दी। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस कदम को आस्था की जीत माना। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा के आयोजन को हरी झंडी दी जाए और जल्द से जल्द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए ताकि दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन हो सके। एलजी साहब से हमने पत्र लिख के गुजारिश की है कि छठ पूजा को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो है मनाने की जो है अनुमति दी जाए। जिसके बाद बीजेपी खुश हो गई और उसने छठ पूजा के आयोजन पर केजरीवाल के खत को जिद पर आस्था की जीत बता दिया। आस्था जीती है, जिद हारी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल इस अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव अप्रैल 2017 में हुए थे और इस हिसाब से अगले चुनाव 6 महीने में होने, जिनमें पूर्वांचली यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आकर दिल्ली में बसे लोगों के वोटों की बड़ी अहमियत, जो दिल्ली में विधानसभा की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। और छठ चूंकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर पाबंदी का विरोध करने में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। खाने पीने की चीजों की महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि खाने के तेल की महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इनमें पहला फैसला कच्चे पाम, सोयाबीन
और सूरजमुखी के तेल से जुड़ा है, जिनके इंपोर्ट पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को खत्म कर दिया गया। ये छूट फैसले के ऐलान के साथ ही लागू हो गई, जो अगले साल मार्च तक जारी रहेगी। इसके अलावा पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी, इन तीनों के कच्चे तेल पर एग्रीकल्चर सेस भी कम कर दिया गया। पहले इन पर 17.5% सेस लगा करता था, जिसे कम करते हुए 7.5% करने का ऐलान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इससे 1 लीटर तेल की कीमत 10 से 15 रुपए तक कम हो सकती है। वहीं रिफाइंड ऑयल पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को भी सरकार ने 32.5% से कम करके 17.5% करने का ऐलान किया। सरकार और प्रशासन की लाख अपील के बावजूद नवरात्र के आखिरी दिन देश के कई हिस्सों में कोरोना के नियम तार तार होते दिखे। भले ही देश में कोरोना के नए मरीज अभी आ रहे हों और इससे मौत भी थमी नहीं हो, लेकिन बिहार में नवरात्र पर पूजा पंडालों में उमड़ी भीड़ इससे बेपरवाह नजर आई। वैशाली के महुआ में देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो एक दूसरे से इस तरह चिपके दिखे कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी ही, साथ ही मास्क भी हर चेहरे से गायब ही दिखा। पूजा के लिए देवी तक प्रसाद और फूल पहुंचाने के लिए उठते हाथों के अलावा कुछ लोग इसी भीड़ में बच्चों को कंधों पर उठाए तक दिखे, यानी न अपनी फिक्र और न ही बच्चों की परवाह। पूजा और देवी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर और बाहर भीड़ का एक जैसा रवैया दिखा। कुछ यही हाल बिहार के ही लखीसराय का रहा, जहां नवरात्र के आखिरी दिन सुबह से ही पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कोरोना से बचाव के सभी नियम तो तोड़े ही, लेकिन इन्हीं में कुछ बीते 2 साल के खौफनाक अनुभव को नहीं भूल पाए। ऐसे में जब मन्नत मांगने की घड़ी आई तो जुबान पर कोरोना आ ही गया। माता से मांगे कि हमारे देश को कोरोना से मुक्ति दे। लेकिन ऐसे लोगों से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला कि कोरोना से बचाव के नियम तोड़कर आखिर कोरोना से मुक्ति मिलेगी तो कैसे। जाहिर है ज्यादातर जगहों पर आयोजकों ने पूजा से जुड़े सारे इंतजाम तो किए, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराने से पल्ला झाड़ लिया। एक दिन पहले अष्टमी के मौके पर भी कई जगहों पर कोरोना के नियमों की ऐसी ही अनदेखी हुई, जिसकी झलक गुजरात के पावागढ़ के मशहूर महाकाली मंदिर के बाहर भी दिखी, जहां भक्तों का सैलाब नजर आया। अष्टमी के मौके पर करीब 2 लाख श्रद्धालु महाकाली के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पहाड़ पर स्थित मंदिर तक पहुंचने और दर्शन के बाद लौटने वालों की ऐसी तस्वीर दिखी जिसे वहां मौजूद लोग कैमरे में कैद करने को उतावले नजर आए। वीडियो बनाई लवा। क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए पावागढ़ मंदिर ट्रस्ट ने बचाव के सभी नियमों के पालन की हिदायत दी थी, लेकिन ट्रस्ट की अपील बेअसर ही नजर आई। सौभाग्य की बात यह कि त्योहार मनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन त्योहार के नाम पर मनमानी हम सबको बहुत दिक्कत में डाल देगी, क्योंकि बिहार में अभी कोरोना का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ और अब भी वहां 200 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं, जबकि गुजरात में भी दर्जन भर से ज्यादा लोग रोजाना महामारी के चंगुल में फंस रहे हैं। और ऐसे 2-4 लोग भी अगर भीड़ में शामिल हुए तो कितने लोग महामारी की चपेट में आएंगे, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। राजस्थान में खाद की किल्लत ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। रबी की फसल की बुआई का वक्त निकल न जाए, इस अंदेशे में किसान कई जगहों पर दिन रात खाद दुकानों के बाहर इंतजार करते नजर आए। और नौबत यह आ गई कि पौ फटते ही दुकानों के बाहर किसानों की ऐसी भीड़ दिखने लगी मानो नवरात्र का मेला लगा हो। दौसा में तो डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए किसान घर की महिलाओं को भी लेकर खाद की दुकान के बाहर पहुंचते दिखे। बीते कई दिन से सहकारी समिति के केंद्रों और खाद दुकानों के बाहर किसानों की भीड़ ऐसी ही दिखी। दुकानदारों की दलील है कि सही वक्त पर बारिश होने से खाद की मांग अचानक बढ़ गई और कुछ ऐसे हालात बने जिससे खाद संकट पैदा हो गया। लेकिन किसानों का काम इन दलीलों से तो चलने वाला नहीं, इसलिए खेती से घर परिवार चलाने वाले किसानों को जब दिन भर धूप में इंतजार करने के बावजूद खाद नहीं मिली तो वो सरकार को कोसते नजर आए। गहलोत सरकार में राजस्थान में बहुत विशेष है, पानी की, बिजली की, खाद की सारी समस्या आ रही सर। चूंकि मौसम के लिहाज से 15 दिन के अंदर रबी फसलों की बुआई जरूरी है, इसलिए किसानों का गुस्सा सरकार पर फूटता दिखाई दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है, लेकिन राज्यों की तस्वीरें कुछ और कहती हैं। ऐसे में राज्य सरकार को जब खाद की कमी का एहसास हुआ तो वो इसकी भरपाई के लिए कुछ पहल करती नजर आई, जिसकी एक झलक दौसा में दिखी, जहां सहकारी समिति के केंद्र तक डीएपी लदे ट्रक के पहुंचने पर उसे सड़क पर ही रोक दिया गया और जिन किसानों ने खाद के लिए दस्तावेज जमा किए थे उनका नाम पुकार कर उन्हें खाद दी जाने लगी। बताया गया कि हर सहकारी समिति के केंद्र पर रोजाना डीएपी की 10,000 बोरियों की जरूरत है, लेकिन पहुंच रही हैं सिर्फ 500 बोरियां। इसलिए जिन्हें 10 बोरियों की जगह एक ही मिली वो इसी से संतोष करते दिखे। किसान खाद संकट के लिए भले ही राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराएं,
लेकिन सूबे के मंत्री इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ते नजर आए। चीन ने डीएपी सप्लाई इस साल इंडिया को बंद कर दिया है, वो भारत सरकार के लेवल का है। खाद की दुकानों के बाहर उमड़ती भीड़ और किसानों के गुस्से को बीजेपी ने राजस्थान सरकार का निकम्मापन बताया। सरकार के लिए किसानों की जरूरत और मांग से ज्यादा यूपी तक जाकर राजनीति करना उनके लिए आवश्यकता। यानी एक तरफ खाद की कमी की वजह से देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान के किसान भी परेशान दिखे, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी होती दिखी। सौ बात की एक बात यह कि देश में जितनी खाद की जरूरत है उतना उत्पादन नहीं होता और कमी की भरपाई विदेशों से खाद खरीद कर होती है, जिसके लिए राज्यों को समय रहते केंद्र सरकार को बताना पड़ता है कि उनको कितने टन खाद की जरूरत है। और अब खाद के लिए किसानों की मारामारी के बाद इसी बात पर राजनीति भी हो रही, क्योंकि राजस्थान सरकार आरोप लगा रही है कि विदेशों से खाद की सप्लाई कम हुई, जबकि केंद्र सरकार खाद की कमी होने से इनकार कर रही। अरुणाचल प्रदेश में लगने वाली भारत और चीन की सीमा तक भारतीय फौज की पहुंच एक सुरंग के बनने से और आसान हो। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बनाई गई सेला सुरंग का आखिरी ब्लास्ट खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटन दबाकर किया, जिसके लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मंच पर बैठे राजनाथ सिंह ने रिमोट का एक बटन दबाया। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक सुरंग के अंदर हुए धमाके की तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद सामने से रोशनी सुरंग में दाखिल होती दिखने लगी। इस सुरंग को देश की सुरक्षा के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। टनल के आने से इसमें जो हमारी जो गाड़ियां जाती थी आगे, फौज की भी और सिविल की भी, उसमें काफी समय में कमी आएगी। तवांग का यह हिस्सा LAC से लगने वाला है। सुरक्षा के नजरिए से इसकी अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि 1962 में भारत और चीन के बीच सबसे भयानक जंग इसी जगह लड़ी गई थी। लेकिन इस सुरंग के बनने से सेना की टुकड़ियां बेहद कम वक्त में LAC तक पहुंच पाएंगी। पिछले कुछ सालों में तो PRO ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का, अध्ययन का एक विषय बन गई है। इस सुरंग को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आधारशिला रखी थी। सौ बात की एक बात यह कि यह सुरंग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो अगले साल जून तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की दूरी 1 घंटे कम हो जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि सेला सुरंग की वजह से तेजपुर और तवांग का रास्ता पूरा साल खुला रहेगा, जो अभी सर्दियों में बर्फबारी की वजह से अक्सर बंद हो जाता। राजस्थान के जोधपुर में कई मामलों में आरोपी रहे लवली कंडारा नाम के एक शख्स के एनकाउंटर पर विवाद शुरू हो गया। एक दिन पहले हुए इस एनकाउंटर को वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोगों ने फर्जी करार दिया और इसके विरोध में मोर्चरी के बाहर ही बेमियादी धरने पर बैठ गए। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी के समर्थन में उसके समुदाय के लोगों ने झाड़ू हड़ताल का भी ऐलान कर दिया, जिसका असर शहर में जगह जगह दिखने लगा। विरोध करने वालों का दावा है कि पुलिस ने लवली कंडारा की गाड़ी का पीछा कर एक तरफा फायरिंग की। एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने गोली चली, उन्होंने कोई गोली नहीं चली है। हालांकि इन आरोपों के बाद इस एनकाउंटर के वक्त का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस वाले पकड़ते दिखे। बताया गया कि ये सभी लवली कंडारा के साथी थे। एनकाउंटर में घायल लवली को पुलिस वाले गाड़ी से अस्पताल ले जाते भी नजर आए। जोधपुर पुलिस का दावा है कि पहले उन्हें निशाना बनाया गया। SHO का जो गाड़ी है उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग किया है और इन्होंने रिटेलिएटरी फायरिंग का भी बात हुआ है। इस मामले की CBI जांच के लिए प्रदर्शन शुरू होने के बाद पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चौकन्नी नजर आई। सौ बात की एक बात है कि जोधपुर पुलिस ने जिस बदमाश का एनकाउंटर किया वो और उसका एक भाई हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन भीड़ भरी सड़कों पर बदमाशों का पीछा करके पुलिस ने जिस मुठभेड़ का दावा किया उस पर मारे गए बदमाश के घर वालों ने सवाल उठाया, क्योंकि बदमाश के पेट में गोली लगी, जिसके विरोध में वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने धरना देने के साथ ही झाड़ू बंद यानी पूरे राजस्थान में सफाई का काम बंद करने का ऐलान भी कर दिया। CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी। न्यूज़ 18 की प्रियंका काटपाल की रिपोर्ट है कि इन परीक्षाओं में इस साल से नई शिक्षा नीति लागू होगी और CBSE के पहले टर्म की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। मतलब ये कि छात्रों को उनके सवाल के जवाब में कुछ विकल्प दिए जाएंगे और उन्हें उनमें एक सही जवाब चुनना होगा। इस बार CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 2 चरणों में बांट दिया है, जिसमें पहला चरण ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब छात्रों को परीक्षा केंद्र पर जाकर एग्जाम देना होगा, जिसमें उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा का समय 90 मिनट होगा। पहले चरण की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में हो सकती है, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा मार्च या अप्रैल में हो सकती है।